कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर जगह लोगों को अपनी बातों से मना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा इग्नोर कर दिए जाते हैं? क्या फर्क है उनमें? जवाब है इंसानी नेचर को समझने का। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से सीखेंगे वो 18 लॉज जो आपको इंसानों की दुनिया का मास्टर की दे सकते हैं। लॉ 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। इंसानों को सबसे पहले खुद की इरेशनल थिंकिंग को पहचानना और कंट्रोल करना सीखना चाहिए। राजीव एक मेहनती और इंटेलिजेंट लड़का था। वो एक अच्छी एमएनसी में जॉब करता था। उसकी मेहनत और स्किल्स की वजह से बॉस भी उसे पसंद करते थे। लेकिन राजीव की एक कमजोरी थी, उसका गुस्सा और इम्पल्सिव डिसीजंस। एक दिन ऑफिस में क्लाइंट के साथ एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन क्लाइंट ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिनसे राजीव को लगा कि वो उसकी इंटेलिजेंस पर डाउट कर रहे हैं। राजीव को गुस्सा आ गया। उसने बिना सोचे क्लाइंट से बहस शुरू कर दी। उसने कहा, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही तो शायद आपको बेसिक बिजनेस नॉलेज की जरूरत है। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम साइलेंट हो गया। बॉस ने उसी वक्त मीटिंग खत्म की और अगले दिन राजीव को जॉब से निकाल दिया गया। राजीव बहुत परेशान हुआ। वो सोचता रहा कि मैंने क्या गलत किया? मेरी स्ट्रैटेजी सही थी, मेरे फैक्ट्स एक्यूरेट थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ हफ्तों बाद उसने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़नी शुरू की और पहली लॉ ने उसकी आंखें खोल दी। इंसान खुद को लॉजिकल मानता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम ज्यादातर फैसले इमोशनली लेते हैं और फिर उन्हें जस्टिफाई करते हैं लॉजिक से। राजीव ने समझा उस मीटिंग में क्लाइंट के सवालों से उसकी ईगो हर्ट हुई थी। वो इनसिक्योरिटी और उस हर्ट इमोशन ने उसे गुस्से में रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। उसे ये समझ आया कि उसकी लड़ाई क्लाइंट से नहीं थी, बल्कि अपने अंदर के अनकंट्रोल्ड इमोशन से थी। राजीव जैसे लाखों लोग अपनी लाइफ में इरेशनल रिएक्शंस की वजह से रिश्ते, नौकरी, अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि गलती कहाँ हुई। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस बिफोर दे टेक कंट्रोल ऑफ यू। जब भी आप किसी सिचुएशन में हो, पॉज करें, सोचें और फिर रिएक्ट करें। अवेयरनेस ही पहला हथियार है इस इरेशनैलिटी के खिलाफ। लॉ 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। हर इंसान अपने आप में थोड़ा नार्सिसिस्ट होता है, लेकिन जो लोग दूसरों की फीलिंग्स को जेन्युइनली समझना सीख लेते हैं, वो दुनिया में सबका भरोसा और दिल जीत लेते हैं। अजय एक बहुत ही टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर था। वो ऑफिस का सबसे क्रिएटिव इंसान था। उसकी हर चीज में परफेक्शन झलकता था, चाहे क्लाइंट के लिए लोगोस बनाना हो या प्रेजेंटेशन डिजाइन करना। लेकिन एक बात थी अजय में, उसे हर काम के बाद तारीफ चाहिए होती थी। अगर कोई उसकी सराहना ना करे तो वो चुप हो जाता था, गुस्से में आ जाता था। एक दिन कंपनी में एक नया डिजाइनर आया। नाम था रवि। रवि इंट्रोवर्ट था, लेकिन काम में कमाल का था। धीरे धीरे क्लाइंट्स और टीम उसकी तारीफ करने लगे। सब बोलने लगे, रवि का डिजाइन तो नेक्स्ट लेवल है यार। अजय को चुप्पी लग गई। उसे लगने लगा कि सब उसकी जगह रवि को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अजय ने रवि से बात करना बंद कर दिया। मीटिंग में रवि कुछ सजेस्ट करता तो अजय टोक देता। एक दिन रवि ने हिम्मत करके पूछा, भाई कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अजय बोला, तू क्या समझता है, बस तू ही काम करता है, हम इतने साल से है यहाँ। रवि चुपचाप उठकर चला गया। वो विजिबली हर्ट था। अजय की सीनियर मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन हर इंसान को इंपॉर्टेंस चाहिए। अगर तुम रवि को अपना कंपटीशन मानते रहोगे तो खुद भी जलोगे और टीम भी टूटेगी। उस दिन अजय ने पहली बार इंट्रोस्पेक्ट किया। उसने देखा कि रवि का काम वाकई अच्छा था। उसने महसूस किया कि वो उससे जेलस नहीं, बल्कि इंस्पायर्ड हो सकता है अगर वो अपनी नार्सिसिज्म को एम्पैथी में बदल दे। अगली मीटिंग में अजय ने सबके सामने कहा, रवि,
तुमने जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो शानदार था। लेट्स बिल्ड ऑन दैट टुगेदर। रवि के चेहरे पर जो स्माइल आई वो प्राइसलेस थी। और यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच कोलैबोरेशन का एक नया चैप्टर। नार्सिसिज्म का मतलब ये नहीं कि आप खुद से प्यार करते हो। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ खुद की परवाह होती है। लेकिन जब आप दूसरों की फीलिंग्स, उनके नजरिए को जेन्युइनली समझते हो, तो वो आपको फॉलो करने लगते हैं। एम्पैथी ही असली पावर है, जो दोस्त बनाती है, इन्फ्लुएंस देती है और ट्रस्ट खड़ा करती है। लॉ 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग सी थ्रू पीपल्स। हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है। जो लोग इस नकली चेहरे के पीछे छुपी असली सोच को पहचान लेते हैं, वही असली खिलाड़ी होते हैं इस दुनिया में। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग अपने इरादे रेयरली सामने लाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उनका बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शंस और पैटर्न्स सब कुछ बता देते हैं। कहानी है निधि नाम की एक लड़की की, जो एक नई कंपनी में एचआर की पोस्ट पर ज्वाइन हुई थी। निधि बहुत खुश थी क्योंकि ये उसका ड्रीम जॉब था। ऑफिस कल्चर अच्छा था, लोग बहुत स्वीट बिहेव करते थे। लेकिन उसमें से एक इंसान ऐसा था, राहुल, जो शुरू से ही निधि के बहुत करीब आना चाहता था। राहुल हमेशा सबके सामने निधि की तारीफ करता, उसके काम को ओपनली अप्रिशिएट करता। वो कहता, तुम्हारे आने से टीम में एनर्जी आ गई है। निधि को लगा कि राहुल एक अच्छा कोलीग है। वो उस पर ट्रस्ट करने लगी। लेकिन धीरे धीरे ऑफिस में गॉसिप फैलने लगी। लोग कहने लगे, निधि को तो राहुल ही सब प्रोजेक्ट्स दिला रहा है, इसलिए उसे सब मिल रहा है। निधि शॉक थी। ये बातें कहां से आ रही थी? एक दिन उसने अपनी प्रोजेक्ट फाइल अपने सिस्टम में सेव की हुई देखी। किसी और ने एडिट की थी और वो एडिट राहुल ने किया था। और वो सैम फाइल राहुल ने मैनेजर को फॉरवर्ड भी कर दी थी, अपने नाम से। जब निधि ने राहुल से पूछा तो उसने कहा, अरे मैंने बस थोड़ा सा फॉर्मेट किया था, तुम ही तो मेरी दोस्त हो। निधि को एहसास हुआ कि ये वही इंसान है जो बाहर से दोस्त लेकिन अंदर से चालाक था। उसी दिन निधि ने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की वो लाइन पढ़ी, पीपल वेयर द मास्क ऑफ गुडनेस टू हाइड एनवी, इनसिक्योरिटी एंड सेल्फिश गोल्स। निधि ने खुद को कोसा। क्यों उसने सिर्फ बातों को देखा, बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं किया? अब उसने राहुल को ऑब्जर्व करना शुरू किया। किससे कैसे बात करता है, किसके साथ कब जुड़ता है, क्या पैटर्न है उसकी तारीफों का। वो समझ गई, राहुल सबको अपने चार्म से मैनिपुलेट करता है। कुछ हफ्तों में राहुल का सच पूरी टीम के सामने आ गया। मैनेजर ने उसका रिव्यू किया और पाया कि वो दूसरों का काम चुपचाप अपने नाम से आगे भेजता था। और फिर राहुल को उसी चार्म के साथ ऑफिस से बाहर कर दिया गया। दुनिया में बहुत से लोग मास्क पहनकर चलते हैं, मीठे बोलते हैं, पर पीछे से आपकी जड़ें काटते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करना सीख जाओ तो उनकी चालें पकड़ सकते हो। चेहरे पर मत जाओ, आंखों, एक्शंस और टाइमिंग को पढ़ो। द बेस्ट डिसीवर्स अपीयर टू बी द मोस्ट ऑनेस्ट। देखना है कौन आपको दिखा रहा है मिठास और कौन सच में आपके साथ है। लॉ 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, रिकॉग्नाइज पीपल्स पैटर्न्स। लोग बदलते नहीं, उनके बिहेवियर रिपीट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हर इंसान का एक पैटर्न होता है, और जो लोग इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं वो धोखा खाने से बच जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग जो कर चुके हैं वही दोबारा करते हैं, बस सेटिंग बदल जाती है। ये कहानी है स्नेहा की, जो एक ब्राइट, इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसकी जिंदगी में एक लड़का आया, विवेक। विवेक चार्मिंग था, इंटेलिजेंट था और सबसे बड़ी बात, वो बहुत कन्विंसिंग बोलता था। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में स्नेहा को एहसास हुआ कि विवेक कभी कभी डिसअपियर हो जाता है, अचानक कोल्ड हो जाता है और फिर गिल्ट दिखाकर वापस आ जाता है। पहली बार जब विवेक ने झूठ बोला, स्नेहा ने माफ कर दिया। दूसरी बार उसने किसी और लड़की से चैट करते हुए पकड़ा गया। फिर भी विवेक ने कहा, आई एम सॉरी,
आई वॉज कंफ्यूज्ड, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। स्नेहा ने फिर माफ कर दिया, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। वही बिहेवियर, वही पैटर्न। एक दिन स्नेहा अपने पुराने व्हाट्सएप चैट्स पढ़ रही थी। उसने देखा कि हर बार जब भी विवेक को माफ किया गया, उसने कुछ हफ्तों तक सुधरने की एक्टिंग की, फिर वही पुरानी हरकतें। उसने गूगल किया, व्हाई डू पीपल रिपीट टॉक्सिक बिहेवियर, और वही उसे रॉबर्ट ग्रीन की लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर की एक लाइन दिखी, पीपल डू नॉट चेंज देयर कैरेक्टर, दे जस्ट चेंज द वे दे डिस्गाइज इट। उसकी आंखें खुल गई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं उस इंसान को बार बार एक नया मौका दे रही हूं, या उसी पुरानी आदत को बार बार अपनी जिंदगी में बुला रही हूं? इस बार स्नेहा ने माफ नहीं किया। उसने पैटर्न पहचाना और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। इंसान अपने पुराने बिहेवियर को रिपीट करता है, स्पेशली अंडर प्रेशर या स्ट्रेस में। अगर किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है और फिर वैसा ही बिहेवियर दिखा रहा है, चांसेस है वो फिर से वही करेगा। पास्ट एक्शंस फ्यूचर को रिवील करते हैं। अगर आप ध्यान दे तो लॉ 5, द लॉ ऑफ कवेट्सनेस, बिकम एन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। लोग उन्हें ज्यादा चाहते हैं जो दूर रहते हैं, जो आसानी से नहीं मिलते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप खुद को हर वक्त अवेलेबल रखते हो तो लोग आपकी वैल्यू को कम समझते हैं। इंसान की नेचर है, जो चीज नहीं मिलती उसकी कीमत ज्यादा लगती है। अमित एक अच्छा लड़का था, हेल्पफुल, केयरिंग, हर वक्त रेडी टू हेल्प। उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में निकल रही थी। कॉलेज में उसे एक लड़की पसंद थी, नेहा। दोनों दोस्त थे। अमित हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहता था। नोट्स देना, लाइब्रेरी में वेट करना, उसका बर्थडे प्लान करना, वो सब कुछ करता था। नेहा कभी कभी कहती भी थी, तू बहुत अच्छा है यार, तू तो सबसे अलग है। लेकिन उसने कभी अमित को उस नजर से नहीं देखा जैसे अमित उसे देखता था। नेहा जब भी परेशान होती, अमित उसके लिए खड़ा होता। लेकिन जब अमित ने एक दिन अपनी फीलिंग्स जाहिर की तो नेहा ने कहा, आई नेवर सॉ यू दैट वे, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। अमित को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, शायद मेरा प्यार ही कम था, मुझे और ज्यादा एफर्ट करना चाहिए। अमित ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। वो अब नेहा को कॉल्स करना बंद कर चुका था। उसने खुद के करियर पर फोकस करना शुरू किया, दोस्तों के साथ घूमना शुरू किया और इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर निकल गया। धीरे धीरे नेहा को महसूस हुआ कि अमित अब उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहा। अब वो मैसेजेस करने लगी, पूछा करने लगी, तू इतना दूर दूर क्यों रहने लगा है? तू तो पहले हमेशा होता था मेरे लिए। जब आप किसी चीज को आसानी से पा लेते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस खो जाती है, और जब वही चीज इल्यूसिव हो जाती है, मतलब मिलना मुश्किल, अनप्रेडिक्टेबल, मिस्टेरियस, तो हमारी डिजायर एक्टिवेटेड हो जाती है। लॉ 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। जो लोग सिर्फ आज का फायदा देखते हैं वो कल की कीमत चुकाते हैं, लेकिन जो दूर की सोच रखते हैं वो इतिहास बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी सक्सेस। लेकिन असली गेम वो लोग जीतते हैं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर चलना जानते हैं। ये कहानी है कविता की। बचपन से उसका सपना था कि वो एक ग्रेट आर्किटेक्ट बने। उसे बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर और डिजाइन्स में जादू नजर आता था। वो हार्ड वर्क करती रही, एंट्रेंस एग्जाम्स, कोचिंग, ड्राइंग क्लासेस, सब कुछ। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसका एक दोस्त आया, राहुल, जो एक आईटी कंपनी में था। उसने कहा, तू आर्किटेक्ट बनने में कितना टाइम लगाएगी? यहां आ जा, 9 से 5 की जॉब, अच्छा पैसा और आरामदायक लाइफ। कविता कंफ्यूज हो गई। एक तरफ उसका सपना था जो लंबा, मुश्किल और अनसर्टेन था। दूसरी तरफ थी एक आरामदायक, क्विक इनकम वाली जॉब। उसने सोचा, चलो पहले पैसा तो आना चाहिए, बाद में देखेंगे। वो आईटी जॉब में चली गई। पहले 6 महीने में सब ठीक लगा। सैलरी,
फैमिली की तारीफ, फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट, लेकिन अंदर से वो टूटने लगी। वो फाइल्स देखती, कोड लिखती और सोचती, क्या मैं सिर्फ इसी के लिए जिंदा हूं? एक दिन पुराने स्केचबुक्स निकाले और उसे रोना आ गया। उसने खुद से पूछा, मैंने एक शॉर्टकट के लिए अपनी ड्रीम जिंदगी छोड़ दी? उसी दिन उसने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से एक कोट पढ़ी, पीपल विदाउट लॉन्ग टर्म विजन गेट ट्रैप्ड इन शॉर्ट टर्म गेन्स। उसने ठान लिया, अब और नहीं। कविता ने नौकरी छोड़ी, 1 साल स्ट्रगल किया, पोर्टफोलियो बनाया और फाइनली एक आर्किटेक्चर फर्म में ज्वाइन की, जहां उसका सपना शेप लेने लगा। लॉ 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, soften people's resistance by confirming their self opinion। लोग खुद को सही मानते हैं। अगर आप सीधे उनकी गलती पॉइंटिंग करोगे तो वो बचाव में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप पहले उनकी सोच को वैलिडेट करोगे तो वो आपकी बातों को सुनने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसानों में एक नेचुरल क्वालिटी होती है, डिफेंसिवनेस, यानी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश, और इसी वजह से वो किसी की भी एडवाइस या क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट कर देते हैं। रुचि एक स्मार्ट और केयरिंग लड़की थी। उसके भाई आरव को हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी, कभी जॉब में इशू, कभी रिलेशनशिप्स में फाइट्स, कभी पैसे की परेशानी। रुचि एक प्रोटेक्टिव बहन थी। हर बार जब आरव कोई गलती करता तो वो उसे समझाने जाती। वो कहती, तू कभी खुद से फैसला क्यों नहीं लेता? तू हमेशा गलत लोगों पर भरोसा करता है, तू सुनता ही नहीं। और हर बार आरव का जवाब होता, बस कर यार, तू हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। रुचि जेन्युइन हेल्प करना चाहती थी, लेकिन आरव हर बार नाराज हो जाता था। बात करने की बजाय वो चुप हो जाता या कमरे से बाहर चला जाता। रुचि फ्रस्ट्रेट हो गई थी। वो सोचती रही, मैं गलत क्या कहती हूं? मैं तो बस उसका भला चाहती हूं। एक दिन उसने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ना शुरू किया और उसे एक लाइन ने रोक दिया, पीपल रेजिस्ट चेंज नॉट बिकॉज दे आर स्टबर्न बट बिकॉज इट थ्रेटन्स देयर सेल्फ इमेज। रुचि को समझ आ गया, वो आरव की गलतियों पर फोकस कर रही थी, लेकिन उसे ये महसूस कराना भूल गई कि वो अच्छा इंसान है और वो खुद से संभाल सकता है। अगली बार जब आरव परेशान था, रुचि ने कहा, देख, तू स्ट्रांग है भाई, तूने पहले भी टफ सिचुएशन से खुद को निकाला है। बस मैं इतना कह रही हूं, तू खुद को थोड़ा और वक्त दे और उस लड़के से थोड़ी दूरी बना ले, लेकिन जो भी तू फैसला लेगा, मैं तेरे साथ हूं। आरव ने पहली बार चुप होकर उसकी बात सुनी और सिर हिलाकर कहा, शायद तू सही कह रही है। अगर आप किसी को सीधे कहो तू गलत है, तो वो अपनी ईगो बचाने में लग जाता है, लेकिन जब आप पहले उसकी सेल्फ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हो तो वो ओपन होता है आपकी बात सुनने के लिए। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। लॉ 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज, चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। कई बार हमारी जिंदगी में बुरा इसलिए नहीं होता कि दुनिया गलत है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारा नजरिया ही हमें पीछे खींच रहा होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम अपने ही नकारात्मक विचारों, इनसिक्योरिटीज और डर के कारण खुद को सक्सेस से दूर कर देते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद ही अपनी जिंदगी की गाड़ी को पंक्चर करना। दीपक एक टैलेंटेड लड़का था, पढ़ाई में तेज, काम में मेहनती और हर चीज में परफेक्शनिस्ट, लेकिन उसमें एक बहुत गहरी समस्या थी। वो खुद को हमेशा दूसरों से कम मानता था। एक दिन दीपक के कॉलेज में एक बड़ी कंपनी का कैंपस प्लेसमेंट आया। सब एक्साइटेड थे। दीपक के दोस्तों ने कहा, तू तो फर्स्ट शॉर्टलिस्ट में ही आ जाएगा यार। लेकिन दीपक ने फॉर्म ही नहीं भरा। क्यों? उसने कहा, वो मेरे जैसा बंदा नहीं लेंगे। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, मेरे अंदर वो बात नहीं है। हर बार जब कोई नया मौका आता, प्रेजेंटेशन देना हो, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो, दीपक पीछे हट जाता। वो खुद से कहता, मुझसे नहीं होगा, मैं एम्बैरसमेंट नहीं झेल सकता। धीरे धीरे उसके दोस्त आगे बढ़ते गए और वो वही का वही खड़ा रह गया। एक दिन उसका जूनियर राहुल
उसी कंपनी में जॉब पाकर खुश था, जहां कभी दीपक ने अप्लाई करने की भी हिम्मत नहीं की थी। दीपक को बुरा नहीं लगा कि राहुल आगे निकल गया। उसे बुरा यह लगा कि उसने खुद को कभी मौका ही नहीं दिया। उसी दिन एक दोस्त ने उसे द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ने को कहा। उसने पढ़ा, When you believe the world is hostile, you act in ways that bring hostility. Your attitude becomes your reality. दीपक को पहली बार समझ आया, उसकी हार की वजह दुनिया नहीं, वो खुद था। दीपक ने अपनी माइंडसेट पर काम करना शुरू किया। छोटी छोटी चीजों में खुद को पुश करना, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना और हर नहीं होगा, मुझसे को क्यों नहीं होगा से बदलना। 1 साल बाद वही दीपक स्टेज पर खड़ा था, एक सेमिनार में स्पीकर की तरह। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी। सेल्फ सैबोटेज सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि वो बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा होता है। जब आप अपना एटीट्यूड बदलते हो तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। लॉ 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन, कॉन्फ्रंट योर डार्क साइड। हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ अंधेरा होता है। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, लालच या अहंकार। जो लोग उसे दबाते हैं वो उससे हार जाते हैं, और जो लोग उसे पहचानते हैं, समझते हैं, वही उसे काबू में करके अपनी ताकत बना लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम सब में एक डार्क साइड होती है। ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो सच को देखने से डरते हैं, लेकिन वही छुपी हुई ताकत अगर संभाली जाए तो वो आपको दूसरों से अलग बना सकती है। नाम था अंशुल। सब कहते थे, क्या लड़का है, हमेशा मुस्कुराता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, सबकी मदद करता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंशुल के अंदर एक वोल्केनो था जो सालों से दबा हुआ था। बचपन से उसे सिखाया गया, गुस्सा करना बुरा है, लड़ना नहीं चाहिए, दूसरों की बात मान लेनी चाहिए। अंशुल ने गुस्सा अंदर रखना सीख लिया। कभी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, वो हंस देता। कोई उसकी मेहनत का क्रेडिट ले जाता, वो चुप रहता। किसी ने उसका दिल तोड़ा, वो मुस्कुरा कर कहता, इट्स ओके, पर अंदर से वो घुट रहा था। एक दिन ऑफिस में जूनियर ने उसकी प्रेजेंटेशन पूरी कॉपी करके अपने नाम से भेज दी। मैनेजर ने उसे अवार्ड दिया और अंशुल को कुछ नहीं मिला। अंशुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात उसने खुद को मिरर में देखा और पहली बार खुद से पूछा, मैं इतना अच्छा क्यों बनने की कोशिश करता हूं? क्या मैं डरता हूं लोगों से या रिजेक्शन से? और वो रो पड़ा। उसी रात उसने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ना शुरू किया और एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, द लॉन्गर यू रिप्रेस द शैडो द मोर इट कंट्रोल्स यू। उसे समझ आया, उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी नाराजगी कोई कमजोरी नहीं थी, वो इंसान होने का हिस्सा थे। उसने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना शुरू किया, सीख लिया नहीं कहना, खुद के लिए खड़ा होना, और जब जरूरत हो कॉन्फ्रंट करना। धीरे धीरे अंशुल अंदर से मजबूत बनता गया। अब लोग उसकी स्माइल से नहीं, उसकी प्रेजेंस से रिस्पेक्ट करने लगे। हम सब में एक डार्क साइड होती है और उसे दबाने से वो और ज्यादा हावी हो जाती है। गिल्ट, जेलसी, एंगर, ये सब ह्यूमन इमोशंस हैं। उन्हें समझो, मैनेज करो, ना कि इग्नोर। जो इंसान अपनी शैडो को जानता है वो दूसरों की शैडो भी समझ सकता है। लॉ 10, द लॉ ऑफ एनवी, बिवेयर दी फ्रैजाइल ईगो। ईर्ष्या वो जहर है जो मुस्कान में छिपा होता है, और जब ये फूटता है तो रिश्ता, भरोसा और इंसान सब टूट जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग अपनी कमजोरी कभी नहीं दिखाते, लेकिन जब उन्हें किसी की सक्सेस, टैलेंट या हैप्पीनेस खुद से बेहतर लगती है तो वो अंदर से जलने लगते हैं। और यही एनवी यानी जलन इंसानी नेचर का सबसे साइलेंट वेपन बन जाता है। विकास और मयंक बचपन के दोस्त थे, एक साथ स्कूल, एक साथ कॉलेज, और फिर एक ही कंपनी में इंटर्नशिप भी। मयंक ज्यादा एम्बिशियस था, लेट नाइट काम करता, एक्स्ट्रा आइडियाज लाता
और अपने काम को पूरी एनर्जी से करता था। विकास भी अच्छा था, पर थोड़ा आराम तलबी था। 6 महीने बाद कंपनी में एक प्रोजेक्ट लीड की वैकेंसी निकली। बॉस ने मयंक को चुना। जब बॉस ने अनाउंसमेंट किया, सबने तालियां बजाई, लेकिन विकास की तालियों में ताकत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और था। धीरे धीरे विकास ने मयंक से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो टीम में सटल कमेंट्स करने लगा। मयंक तो बस दिखावा करता है, ऊपर वालों को बटर करना आता है उसे। कभी कभी वो मयंक की आइडियाज को जानबूझकर क्रिटिसाइज करता, कभी उसके पीछे मजाक उड़ाता। मयंक को समझ नहीं आ रहा था, ये वही विकास है जो उसके साथ बचपन में एक प्लेट में खाना खाता था। एक दिन मयंक ने अपने लैपटॉप में एक एनोनिमस कंप्लेन देखी। उस पर एक्यूजेशन था कि वो कंपनी डेटा बाहर भेज रहा है। बॉस ने पूछा, क्या ये सच है? लकीली प्रूफ के जरिए मयंक ने खुद को बचा लिया। बाद में पता चला ये एनोनिमस कंप्लेंट विकास ने भेजी थी। जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा जल सकते हैं। उनकी ईगो नहीं सहन कर पाती कि आप उनसे आगे निकल गए। और सबसे खतरनाक बात, ईर्ष्या कभी सामने से नहीं आती, ये हमेशा छिपकर वार करती है। लॉ 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, कंट्रोल योर ईगो बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यू। जब इंसान को लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, तभी सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो अपनी सीमाएं भूल जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब कोई इंसान सक्सेस टेस्ट करता है तो उसे लगता है वो अनस्टॉपेबल है। यही ग्रैंडियोसिटी यानी मैं सब कुछ कर सकता हूं वाली सोच उसकी खुद की कब्र खुदवाती है। नाम था करण, एक छोटे शहर से निकला हुआ लड़का जिसने हार्ड वर्क और टैलेंट से एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी में अपनी जगह बनाई। उसने एक ब्रांड कैंपेन में इतना शानदार काम किया कि कंपनी का नाम ही बदल गया। उस कैंपेन के बाद करण का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। बॉस उसे सिर पर बिठाते, जूनियर्स उसे हीरो की तरह ट्रीट करते, मीडिया में उसके नाम के चर्चे थे। धीरे धीरे करण बदलने लगा। टीम की बात सुनना बंद कर दिया, क्लाइंट की फीडबैक को इग्नोर करने लगा और हर बार कहता, मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूं क्या काम करता है। एक नए लक्जरी ब्रांड के साथ बड़ा डील आया। करण ने कहा, मैं अकेला ये प्रोजेक्ट संभालूंगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। टीम ने सुझाव दिए, उसने सब रिजेक्ट कर दिए। कैंपेन लॉन्च हुआ और फ्लॉप हो गया। क्लाइंट को जो चाहिए था, करण ने वो डिलीवर नहीं किया। उसने डिलीवर किया जो उसे खुद अच्छा लगा। बॉस ने मीटिंग बुलाई, पूछा, करण इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुई? करण ने कहा, प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, क्लाइंट ही कंफ्यूज था। बॉस ने टेबल पर हाथ मारा, इनफ, तुम अपनी तारीफों के इतने आदी हो गए हो कि अब गलती देख ही नहीं सकते। वहीं से उसकी गिरावट शुरू हुई। क्लाइंट चला गया, प्रमोशन रुका और करण को वापस उसी लेवल पर आना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। सक्सेस डेंजरस होती है अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है। ईगो आपको टेम्परेरीली हाई देता है, लेकिन आखिर में गिरा देता है। जो लोग खुद को सही मानते हैं, हर वक्त वो गलतियों को देखना बंद कर देते हैं। लॉ 12, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, रिकनेक्ट विद द मास्कुलिन और फेमिनिन विद इन। हर इंसान के अंदर मर्दानगी और नारीत्व दोनों होते हैं। जो इंसान एक को दबाकर सिर्फ दूसरे को जीता है, वो इम्बैलेंस पैदा करता है और खुद को अधूरा बना लेता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सोसाइटी ने जेंडर को एक रिजिड फ्रेम बना दिया है, पर इंसान का माइंड ज्यादा फ्लूइड होता है। अगर आप अपनी मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों से जुड़ सको तो आप ज्यादा क्रिएटिव, बैलेंस्ड और पावरफुल बन सकते हो। अर्जुन एक ऐसा लड़का था जो थोड़ा सेंसिटिव था। उसे पेंटिंग करना अच्छा लगता था। वो लोगों की फीलिंग्स को जल्दी समझ लेता था और कोई रोता था तो वो चुपचाप उसके पास बैठ जाता। पर स्कूल में लोग उसे ताने मारते थे, अबे लड़कियों जैसा मत रो यार, इतना इमोशनल मत हो, मर्द बन मर्द। अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया। वो जब भी इमोशनल होता
खुद को रोकता, आर्ट छोड़ दिया, जिम जाना शुरू किया, खुद को टफ दिखाने लगा। लोगों ने कहा अब बात बनने लगी है, लेकिन अंदर से अर्जुन खाली हो गया था। वो लोगों के साथ हंसता, लेकिन खुद से डिस्कनेक्ट हो गया था। दूसरी ओर थी अन्या, जो बहुत बोल्ड, आउटस्पोकन और एम्बिशियस थी। लेकिन लोग कहते थे इतनी लाउड मत बनो, लड़कियां ऐसी नहीं होती। वो भी अपने नेचर को सप्रेस करने लगी, खुद को छोटा करके दिखाना, हर बात में सॉफ्ट बनना, बस इसलिए ताकि फेमिनिन लगे। दोनों एक सेमिनार में मिले, जहां स्पीकर ने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के इस कोट को पढ़ा, मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज आर नॉट जेंडर्स, दे आर फोर्सेस ऑफ क्रिएशन एंड डायरेक्शन, सेंसिटिविटी एंड पावर, ऑल विद इन अस। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अनन्या ने धीरे से कहा, शायद हम दूसरों को खुश करते करते खुद को खो बैठे। उस दिन से अर्जुन ने फिर से पेंटिंग शुरू की, अपने इमोशंस को अपना स्ट्रेंथ बनाया। अनन्या ने खुद को दबाना बंद किया और अपनी एम्बिशन को प्राउडली दिखाना शुरू किया। आज दोनों अपने स्पेस में शाइन कर रहे हैं, बिना किसी रिजिड लेबल के। मास्कुलिन का मतलब एग्रेशन नहीं होता और फेमिनिन का मतलब सॉफ्टनेस नहीं। हर इंसान में दोनों एनर्जीज होती हैं, लॉजिकल प्लस इमोशनल, असर्टिव प्लस रिसेप्टिव। जो लोग खुद से जुड़ जाते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक, पावरफुल और क्रिएटिव बनते हैं। लॉ 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। जिस इंसान की जिंदगी में डायरेक्शन नहीं होती वो दूसरों की चाल का शिकार बन जाता है, और जिस इंसान के पास मकसद होता है वो रास्ते बना लेता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि बिना पर्पस के मेहनत करना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। आप थक तो जाते हो लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। नाम था राहुल। सुबह 7 बजे उठना, फुल टाइम जॉब, साइड हसल भी शुरू किया था। रात 1 बजे सोता था। इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल कोट्स देखता, प्रोडक्टिविटी रील्स देखता, वर्क हार्ड वाली वीडियो सुनता और खुद से कहता मुझे भी कुछ बड़ा करना है। लेकिन क्या, वो खुद नहीं जानता था। एक दिन दोस्त ने पूछा, तू इतनी मेहनत किस लिए कर रहा है? राहुल चुप हो गया। सोचा, मुझे सच में नहीं पता, बस देखा है कि सक्सेस चाहिए। लेकिन कैसी सक्सेस, किस रास्ते से, उस सक्सेस से क्या मिलेगा? कोई जवाब नहीं था। एक दिन वो बाइक से घर आ रहा था, अचानक एक कार ने टक्कर मारी, चोटें आई, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वो बेड पर लेटा हुआ था। पहली बार उसके पास सोचने का टाइम था। उसने खुद से पूछा, अगर मैं मर जाता तो क्या मेरी ये भागदौड़ वर्थ थी? हॉस्पिटल में एक दोस्त ने उसे द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की समरी दी। राहुल ने लॉ 13 पढ़ा और ये लाइन उसके दिल में उतर गई। विदाउट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन यू बिकम प्रे टू मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शंस। उसे पहली बार समझ आया, उसका एनिमी आलस या किस्मत नहीं थी, उसका एनिमी था उसकी क्लैरिटी की कमी। उसने एक डायरी निकाली और खुद से सवाल पूछे, मैं किस चीज में अच्छा हूं? मुझे क्या करना पसंद है? मैं किसके लिए याद किया जाना चाहता हूं? धीरे धीरे जवाब आने लगे। राहुल ने सोशल मीडिया छोड़कर एक रील प्लान बनाया, अपनी फोटोग्राफी स्किल पर काम करना शुरू किया, एक मेंटर से जुड़ा और विद इन अ ईयर वो वेडिंग्स और इवेंट्स के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगा। अब वो रात को थक कर सोता था, लेकिन संतोष के साथ। बिजी होना जरूरी नहीं कि आप सही रास्ते पर हैं। एमलेसनेस एक धीमा जहर है, वो आपको चलाता है लेकिन कहीं पहुंचने नहीं देता। जब आप क्लियर पर्पस के साथ चलना शुरू करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस, कंफ्यूजन और फियर खुद ब खुद पीछे छूटने लगते हैं। लॉ 14, द लॉ ऑफ कंफॉर्मिटी, रेजिस्ट द पुल ऑफ द ग्रुप। भीड़ आपको कंफर्ट देती है लेकिन आपके सपनों को छीन लेती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान में एक बहुत गहरी जरूरत होती है बिलोंग करने की, इसलिए वो उस भीड़ में घुलना चाहता है जहां उसे एक्सेप्टेंस मिले, चाहे उसके खुद के बिलीव्स मर ही क्यों ना जाए। नाम था विनय, एक साधारण मिडिल क्लास लड़का, पढ़ाई में ठीक, बातों में सीधा और सबसे बड़ी बात,
कभी किसी से ना नहीं कहता था। जब स्कूल में दोस्तों ने साइंस लिया, उसने भी ले लिया। जब कॉलेज में सबने धम्बीए की तैयारी शुरू की, उसने भी वही किया। जब घर वालों ने कहा सरकारी नौकरी की तैयारी करो, उसने बिना सवाल किए शुरू कर दिया। हर स्टेप पर विनय बस एक ही सोचता था, अगर मैंने अलग किया तो लोग क्या कहेंगे? मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर रहा हूं। यही सही है ना? लेकिन अंदर से वो घुट रहा था। उसे हिस्ट्री पढ़ना पसंद था, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना अच्छा लगता था, लेकिन वो कभी कह भी नहीं पाया, क्योंकि सब कहते थे इतिहास पढ़कर क्या उखाड़ लेगा? यूट्यूब, वो तो बस टाइम है। एक दिन भंबिए का रिजल्ट आया, विनय फेल हो गया। घर वाले नाराज, दोस्त चुप, खुद से नफरत। और उस रात उसने खुद से पूछा, मैंने आज तक अपने लिए कौन सा डिसीजन लिया? उसने द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की समरी में एक कोट पढ़ी, When you blend too much with the group, your voice gets drowned in the noise. विनय को पहली बार समझ आया, वो फेलियर से नहीं, भीड़ में गुम होने से हार गया था। उसने खुद से वादा किया, अब से वो करेगा जो अंदर से सही लगे, ना कि जो दुनिया कहे। उसने हिस्ट्री पर वीडियोस बनानी शुरू की। शुरुआत में व्यूज कम थे, ताने ज्यादा। स्कॉलर बना फिरता है, तू तो पागल हो गया है। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। आज उसका यूट्यूब चैनल साची दुनिया लाखों लोगों को सच्ची कहानियां सुनाता है। अब विनय को सब जानते हैं, लेकिन अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं, खुद एक आवाज है। लॉ 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस, एक्सेप्ट द एब्स एंड फ्लोज ऑफ पॉपुलैरिटी। जो आज आपके लिए ताली बजा रहे हैं, वही कल आपको गिरा भी सकते हैं। इसलिए ताली पर मत चलो, अपने उसूलों पर चलो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों की पसंद बदलती रहती है। कभी वो आपको सिर पर बिठाते हैं, तो कभी आपके खिलाफ हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ लोकप्रियता के भरोसे डिसीजंस लेते हो, तो आप खुद को खो दोगे। नाम था आर्यन, एक सिंगर जो कॉलेज में इतना पॉपुलर था कि हर फेस्ट का मेन परफॉर्मर वही होता। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स, हर लड़की उसकी दीवानी, हर लड़का उसका फैन। आर्यन अपने सॉन्ग्स खुद कंपोज करता था, सोलफुल, स्लो, डीप सॉन्ग्स। लेकिन एक दिन एक फ्रेंड ने कहा, भाई तू ट्रेंडिंग में नहीं है, अब बीट बेस्ड रिमिक्सेस चल रहे हैं। धीरे धीरे उसने अपने स्टाइल को बदलना शुरू किया। वो वही गाने बनाने लगा जो लोग सुनना चाहते थे, चाहे वो उसे पसंद ना हो। व्यूज बढ़ने लगे, रील्स बनने लगी, और आर्यन को लगा वो ग्रो कर रहा है। कुछ महीने बाद लोगों को उससे बॉर्डम होने लगी। नए आर्टिस्ट्स आए, बेटर बीट्स लाए, और आर्यन ट्रेंडिंग से बाहर हो गया। इंस्टाग्राम पर अनफॉलो, यूट्यूब पर डिसलाइक्स और कमेंट्स। सैम ओल्ड स्टफ, यूज्ड टू लव योर म्यूजिक, नाउ इट्स जस्ट कमर्शियल। आर्यन टूट गया। वो एक दिन स्टूडियो में अकेला बैठा था। हाथ में अपना पहला डायरी थी, जिसमें उसने अपना पहला गाना लिखा था। वही पास पड़ी थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की एक फोटोकॉपी, जो उसके एक दोस्त ने दी थी। उसने पढ़ा, पॉपुलैरिटी इज टेम्पररी, इफ यू बिल्ड योर वर्थ ऑन इट, यूल फॉल व्हेन इट फेड्स। उसके अंदर कुछ टूट गया और फिर जुड़ गया। उसने फिर से सोलफुल गाने बनाना शुरू किया, सिर्फ अपने लिए। पहले लोग नहीं लौटे, लेकिन कुछ महीने बाद उसी ऑडियंस ने उसे रीडिस्कवर किया। अब आर्यन का फैन बेस छोटा था, लेकिन ऑथेंटिक। अब वो हर परफॉर्मेंस में एक कोट कहता है, मैं अब अपलॉज के लिए नहीं, पीस के लिए गाता हूं। लॉ सोल, द लॉ ऑफ एग्रेशन, नो व्हेन टू बी टफ। दया अच्छी बात है, लेकिन अगर समय पर कठोर नहीं हुए, तो लोग आपकी दया को कमजोरी समझने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ समझदारी या काइंडनेस काफी नहीं है। कभी कभी जरूरी होता है असर्टिव होना, बाउंड्री सेट करना और टफ डिसीजंस लेना, वरना लोग आपके सिर पर चढ़ जाते हैं। नाम था निखिल, एक इंट्रोवर्ट लेकिन टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर। ऑफिस में सबसे ज्यादा काम वही करता था, डेडलाइंस पर, क्वालिटी में टॉप।
लेकिन उसके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता। टीम लीडर उसे बोलता, तुसी ग्रेट हो, बस थोड़ा कोऑपरेटिव बने रहो। हर बार निखिल अपना ईगो साइड में रखता, सोचता कभी तो लोग मेरे काम की कदर करेंगे। एक बार उसे एक बड़ा कैंपेन दिया गया और उसने रात दिन लगाकर ऐसा डिजाइन बनाया कि क्लाइंट वाव कह उठा। लेकिन प्रेजेंटेशन वाले दिन उसके सीनियर ने वही काम अपने नाम से दिखाया। क्लाइंट खुश, बॉस इंप्रेस्ड और निखिल चुप। टीम ने पीठ थपथपाई। क्या बंदा है यार, कुछ नहीं कहता, बस काम करता है। रात को निखिल अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा था, आंखों में आंसू और दिल में सवाल, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि मेरी आवाज ही नहीं निकलती? वही पास रखी थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। उसने लॉ 16 पढ़ा और एक लाइन ने उसकी सोल हिला दी। When you show no aggression, you invite exploitation। अगले दिन ऑफिस में उसने बॉस से सीधा कहा, सर वो प्रेजेंटेशन मेरा था और आगे से मेरा काम कोई और नहीं दिखाएगा। बॉस चौंका। पहली बार निखिल असर्टिव हुआ था। कुछ लोग डर गए, कुछ चुप हो गए, लेकिन पहली बार लोगों ने उसे सीरियसली लिया। धीरे धीरे उसने क्लाइंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू की, अपनी प्राइसिंग सेट की, फ्रीलांसिंग में कूद पड़ा। अब निखिल न सिर्फ रिस्पेक्टेड डिजाइनर है, बल्कि मेंटोर भी है। और वो हर नए आर्टिस्ट को एक बात कहता है, रिस्पेक्ट कभी गिफ्ट में नहीं मिलती, उसे असर्टिवनेस से हासिल किया जाता है। अगर आप टफ डिसीजंस नहीं लेते तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। एग्रेशन का मतलब लड़ाई नहीं, बल्कि साफ बाउंड्रीज और फियरलेस वॉइस होता है। काइंड होना गलत नहीं, लेकिन कमजोर दिखना नुकसानदायक है। लॉ 17, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। सी द हिस्टोरिकल फोर्सेस बिहाइंड द प्रेजेंट। अगर आप सिर्फ आज देख रहे हैं तो आप अंधे हैं। दुनिया को समझना है तो उसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम लोग अक्सर अपने डिसीजंस सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर लेते हैं, लेकिन असली समझ तब आती है जब आप देख सको कि आज जो हो रहा है वो सालों पुरानी सोच, कल्चर और हिस्ट्री का नतीजा है। नाम था ईशान, 21 साल का एम्बिशियस लड़का, फास्ट, प्रैक्टिकल, स्मार्ट। उसे लगता था कि उसके दादा पुराने ख्यालों के हैं। जब दादा कहते, बचत करो बेटा, हर वक्त टेक में मत डूबो, तो ईशान सोचता, ओल्ड स्कूल मेंटालिटी। एक दिन घर में बहस हो गई। ईशान ने दादा से कहा, आप लोग डर डर के जिए, हम लोग स्मार्ट हैं। दादा चुप हो गए। उसी रात ईशान को दादा की एक पुरानी डायरी मिली। क्यूरियोसिटी में उसने पढ़नी शुरू की। डायरी में लिखा था, 1962 इंडो चाइना वॉर के वक्त जॉब छूटी। 1975 इमरजेंसी में बिजनेस लूटा। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म में प्रॉपर्टी आधी हो गई। हर पन्ने पर दर्द था, लेकिन एक बात कॉमन थी, सर्वाइवल। ईशान की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आया, उसके दादा डरपोक नहीं, हिस्ट्री के जिंदा चैप्टर्स थे। अगले दिन उसने दादा से पूछा, आपने कभी खुद के लिए लग्जरी क्यों नहीं ली? दादा ने सिर्फ इतना कहा, हमने देखी है वो ताले जिनमें घर के साथ सपने भी बंद हो जाते थे। उसी वक्त ईशान को द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की वो लाइन याद आई, अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और रिपीट द सैम मिस्टेक्स। अब ईशान अपने हर डिसीजन में लॉन्ग टर्म सोचता है। वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझकर। वो ट्रेंड्स फॉलो करता है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। और वो अपने दादा को सुनता है, क्योंकि उसे अब पता है, पास्ट ही फ्यूचर की टीचर है। जो इंसान सिर्फ आज की सोच पर जीता है, वो आज से भी हार जाएगा। हर जेनरेशन की एक शैडो होती है, और अगर आप उस हिस्ट्री को समझ पाओ तो आप क्लैरिटी से जी सकते हो। स्मार्ट वही होता है जो अपने आज को कल की रोशनी में देख सके। लॉ 18, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मोर्टैलिटी। जो इंसान मौत को भूल जाता है, वो जिंदगी को भी अधूरा जीता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी मौत के बारे में सोचना नहीं चाहते। उन्हें लगता है अभी बहुत वक्त है,
लेकिन जब तक आप ये नहीं समझते कि हम सबका अंत तय है, तब तक आप अपनी जिंदगी की असली कीमत नहीं समझ सकते। नाम था काव्या, 25 साल की लड़की, एम्बिशियस, वर्किंग इन अ स्टार्टअप, दिन भर बिजी, रात को एग्जॉस्टेड। उसकी दादी, जिन्हें वो प्यार से अम्मा कहती थी, अक्सर फोन करती, मिलना चाहती थी। लेकिन काव्या हर बार कहती, अम्मा इस संडे पक्का। लेकिन वो संडे कभी नहीं आया। एक दिन सुबह 6 बजे कॉल आया, अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान की आवाज उसने अनगिनत बार अवॉइड किया था, अब वो हमेशा के लिए चुप हो चुकी थी। अम्मा के कमरे में एक पुराना लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, काव्या के लिए, जब मैं ना रहूं। काव्या कांपते हाथों से उसे खोला। बिटिया, मैंने तुझे कभी रोका नहीं। तू आसमान छू, लेकिन कभी ये मत भूल, जिंदगी उस घड़ी की तरह है जिसकी टिक टिक कभी रुकती नहीं। जो भी है, आज है, कल सिर्फ एक उम्मीद है। काव्या ने उस रात द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के आखिरी लॉ को पढ़ा। लॉ 18, डेथ डेनायल। उसने वो लाइन अंडरलाइन की, थिंक ऑफन ऑफ डेथ, नॉट टू बी सैड बट टू लाइव मोर विविडली। उस दिन के बाद काव्या ने अपने काम में खुद को खोना बंद किया। उसने फैमिली से रिकनेक्ट किया, नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और हर सुबह उठकर खुद से कहती, आज शायद आखिरी दिन हो, तो मैं इसे सबसे अच्छा बनाऊंगी। आज काव्या हर महीने कैंसर पेशेंट्स के साथ टाइम बिताती है, और जब कोई यूथ उससे पूछता है, आप इतनी ग्राउंडेड कैसे हैं, तो वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती है, मैं मौत से डरी नहीं, इसलिए मैं जिंदगी को गले लगा पाई। जो लोग सोचते हैं उनके पास बहुत समय है, वो आज को वेस्ट कर देते हैं। मौत को याद करना दुख नहीं, जागने की घंटी है। जब आप अपने हर दिन को आखिरी मानकर जीते हो, तभी आप उसे पूरी तरह जी पाते हो। अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में था। तुमने सीखा कैसे इंसान अपने गुस्से से खुद को तबाह कर देता है, कैसे ईगो हमें अंधा बना देती है, कैसे पॉपुलर होने की चाह हमें अंदर से खोखला कर देती है, और कैसे मौत से डरने वाला कभी पूरी जिंदगी नहीं जी पाता। हर लॉ ने तुम्हें एक आईना दिखाया, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारी ताकत। रॉबर्ट ग्रीन ने हमें बताया, इंसान को समझना है तो खुद से शुरुआत करो। अब सवाल यह नहीं कि तुम्हें कितनी नॉलेज मिली, सवाल यह है, क्या अब तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो? अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ भी हिला गया हो, तो इसे अपने किसी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, जो खुद को समझ नहीं पा रहा, जो हर बार लोगों के हिसाब से खुद को बदल देता है, या जो बिना मकसद के भाग रहा है, क्योंकि इस दुनिया को सक्सेस से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। और हां, अगर तुम ऐसे ही और गहरे, सच्चे और जिंदगी बदलने वाले समरीज देखना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम मिलकर जिंदगी को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं, ये हमारी सोच को बदलने वाली कहानियां हैं। ये है समरी से सक्सेस।